हेलो। हाँ हाय जी। सचिन, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सचिन। सचिन, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आई जस्ट वुड लाइक टू शेयर वन गुड न्यूज। मुझे आपसे एक खुशखबरी शेयर करनी थी। हाँ बोलो ना भाई। अरे सचिन भाई, आई हैव जस्ट ज्वाइंड रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी एज अ सीनियर मैनेजर एंड ओके। आई हैव गॉन थ्रू द ट्रेनिंग प्रोग्राम। वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग भी लिया है। और यहाँ पर मेरा प्रोफाइल है। यहाँ पर मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है कि मैं लोगों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में गाइड करूँ टू सिक्योर द फाइनेंशियल लॉस। एज वेल आई हैव अपॉर्चुनिटी टू अपॉइंट few successful profile of people as a leadership role. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए। मैंने बताया कि यहाँ पर मुझे कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में गाइड करूँ तो सिक्योर द फाइनेंशियल लॉस। इसके अलावा मुझे दूसरी जिम्मेदारी कंपनी ने यहाँ पर दी है कि मैं कुछ सक्सेसफुल प्रोफाइल के लोगों को एक लीडरशिप रोल में अपॉइंट कर सकता हूँ। तो मुझे आपसे ये खुशखबरी शेयर करनी थी। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, पैंडेमिक के समय में कोविड-19 का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो हमारी कंपनी ने, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी ने एक मिशन चलाया हुआ है जहाँ पर हम लोगों का एक फ्री फाइनेंशियल वेल्थ चेकअप कर रहे हैं। ओके। उसमें मुझे कुछ लोग अपने जो हमारे बहुत खास लोग हैं, हमारे घर परिवार रिलेशन के बहुत खास लोग हैं, उनका नाम मुझे देना था। यू आर वेरी क्लोज टू मी, सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन योर नेम। अच्छा। So can we just fix up the appointment for today or tomorrow in your convenient time? हाँ अभी मैं सुबह ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को 4 बजे फोन कर लो ना। अच्छा, so I will just connect along with my respective senior also who has expertise on this. जिनको इसके बारे में एक्सपर्टीज है, मैं उनके साथ आपको कनेक्ट करूंगा 4 बजे के करीब। ठीक है ना? और सचिन भाई, आपको किसमें कन्वीनियंट रहेगा? कैन वी डू इन व्हाट्सएप वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल? कोई भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सचिन भाई, एंड डेफिनेटली आई विल बी कनेक्टिंग एट 4 o'clock. थैंक यू। सचिन सर, शो योर फेस। सचिन, शो योर फेस। Okay. So, just I connected to Sachin at 4 o'clock. And hi Sachin. हाँ। सचिन, जैसा हमारी बात हुई थी मॉर्निंग में और आपने कहा था 4 बजे कनेक्ट होने के लिए, और मेरे साथ मेरे सीनियर भी हैं। तो ही इज द ब्रांच मैनेजर इन ओवर हियर इन मुंबई। एंड जैसा मैंने बताया था आपको सचिन की, आई हैव ज्वाइंड रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी एज अ सीनियर मैनेजर, एंड हियर कंपनी हैज गिवन मी द रिस्पांसिबिलिटी टू सजेस्ट प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग एज वेल। आई हैव opportunity here to appoint few successful profile of people as a leadership role. तो दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि कंपनी यहाँ पर हमारी जो है आज की डेट में लोगों का फ्री फाइनेंशियल वेल्थ चेकअप कर रही है, तो उसके बारे में मुझे आपसे जानकारी लेनी थी। तो हम लोग इस बारे में कनेक्ट हुए हैं और मैं आपको कुछ जानकारी लूंगा और कुछ जानकारी दूंगा। तो सचिन जी, मैं सबसे पहले तो जैसा मुझे आप जानते हैं, आई एम वर्किंग इन फाइनेंस फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स में, 15 सालों से फाइनेंस फील्ड में ही हूँ और इंश्योरेंस सेक्टर में ही हूँ। एंड दूसरा, रिलायंस ग्रुप के बारे में जरूर आपने सुना होगा, जैसे कि रिलायंस जो है इनटू फाइनेंस फ्रॉम लास्ट 2006 से फाइनेंस के कारोबार में है। एंड इट इज द पार्ट ऑफ रिलायंस कैपिटल। एंड रिलायंस के इस ग्रुप ऑफ कंपनी के मैं सीडीए चैनल में हूँ। इट इज द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। एंड एज रिलायंस का पूरा इस कंपनी का नाम है रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसा कि जो निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, दिस इज द ज्वाइंट वेंचर विद रिलायंस एंड इट इज 130 years old इंश्योरेंस कंपनी ऑफ जापान। जापान की 130 साल पुरानी कंपनी है और दुनिया की टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनियों में इसका नाम आता है। अच्छा, इन्होंने रिलायंस के साथ कुछ ज्वाइंट वेंचर 6 साल पहले किया था एंड दे आर डूइंग फिनोमिनल।
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार दे आर वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में इनका कारोबार चल रहा है और बहुत सक्सेसफुल ये इंश्योरेंस का कारोबार कर रहे हैं। और इन्होंने रिलायंस कंपनी को इंडिया में सेलेक्ट किया और दे आर वर्किंग विद रिलायंस फ्रॉम लास्ट 6 ईयर। अच्छा। As Reliance is having more than 730 branches, जैसा कि रिलायंस की आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं आफ्टर एलआईसी के बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस। एंड एज यू नो कि सचिन भाई, जैसा कि सारे बैंक्स को कंट्रोल आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, उसी तरीके से सारी इंश्योरेंस कंपनियों को आईआरडीए रेगुलेट करता है। दिस इज द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यू नो। हाँ। तो आईआरडीए लाइक इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि भारत सरकार का बीमा विनियामक संस्थान है, जो आज की डेट में इंडिया की 26 इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल कर रहा है और उनके टर्म्स एंड कंडीशन सारे ये भारतीय बीमा विनियामक संस्थान ही देता है। तो इंक्लूडिंग एलआईसी, ऑल कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय द आईआरडीए। तो अगर मैं सिक्योरिटी वाइज देखूं तो पूरी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर आज की डेट में सुरक्षित है। ये थोड़ी जानकारी मेरे बारे में और कंपनी के बारे में रही। अब मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा सचिन जी। जैसा कि आप सर्विस सेक्टर में हैं, एज आई नो यू आर इनटू सर्विस। तो सचिन, क्या मैं जान सकता हूं कि आपका टोटल ग्रॉस इनकम एनुअल कितना है? ग्रॉस एनुअल इनकम है 10 लाख। अच्छा, 10 लाख रुपए। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि एंड डेफिनेटली आफ्टर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, फ्यूलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आई विल बी एबल टू गाइड यू अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल सॉल्यूशन। So that's why just I am asking this question, and whatever information you will be giving, that will be fully confidential with you and me. आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है। दूसरी जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि आपकी सालाना जो इनकम है वो करीब 10 लाख रुपया है। तो इस 10 लाख रुपए की सालाना आय में आप रेगुलर कितना सेविंग करते हैं? हाउ मच परसेंटेज आर यू रेगुलर सेविंग ऑफ योर ग्रॉस इनकम? आप सालाना टोटल आय का कितना प्रतिशत सेव करते हैं? 2-2.5 लाख रुपए सेव करते हैं। मतलब रेगुलर। आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप ये 2-2.5 लाख रुपए जो सेव कर रहे हैं वो रेगुलरली आप सेव कर रहे हैं, मतलब हर साल आप 2 से 2.5 लाख रुपए सेव करते हैं? हाँ। बराबर है, गुड। सो दैट इज वंडरफुल, बिकॉज जैसा कि दुनिया के बेस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि हमारा जो जितनी इनकम है उसका कम से कम 30% सेव करना हमें अनिवार्य होता है। तो यू आर डूइंग वंडरफुल सेविंग। एंड थर्ड बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तीसरी बात कि क्या मैं जान सकता हूं कि सचिन जी हाउ मच परसेंटेज यू कैन सेव मोर आउट ऑफ टोटल ग्रॉस इनकम टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जहाँ पर आपके भी 2 बच्चे हैं जैसा मैं जानता हूँ, और उनकी हायर एजुकेशन के बारे में, या मान लीजिए कि उनकी शादी ब्याह के बारे में, या उनके रिटायरमेंट, आपके रिटायरमेंट के बारे में आपको प्लानिंग करना अनिवार्य है। तो इस तरीके की प्लानिंग के लिए आपने किया है या नहीं किया है, इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूँ कि कैन यू जस्ट टेल मी कि हाउ मच परसेंटेज यू कैन सेव मोर टू अचीव योर अदर फाइनेंशियल गोल्स? अगर कुछ बढ़िया रहेगा तो कर सकता हूँ मैं, और समझ लो 1 लाख रुपए तक और कर सकता हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल। तो सचिन जी, आपने बहुत ओपन होकर ये चीज बताई है, एंड यू, आई थिंक सो कि यू नो द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड डेफिनेटली आई विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन ऑन। मैं आपको इसके बारे में और जानकारी देना चाहूंगा। तो मैं आपको एक जानकारी ये देना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा सचिन, कि जैसा कि हमारे दुनिया के जो बेस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक सर्वे किया, और उस सर्वे के अनुसार ये उन्होंने कहा कि हर एक इंसान की 6 तरह की जरूरतें होती हैं, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ही लोग पैसा कमाते हैं, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ही लोग पैसा बचाते हैं।
जी। तो वो 6 किस तरीके की जरूरतें हैं, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसा पहली हमारी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, अगर हम मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमारे लिए उनकी हायर स्टडी, हायर एजुकेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर पेरेंट चाहता है कि जो जिंदगी में हासिल कर पाए वो मेरा बच्चा जरूर है ना। तो कहीं ना कहीं उसकी हायर स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो दिस इट कम्स इनटू फर्स्ट नीड, ये हमारी पहली जरूरत हो सकती है। दूसरी प्रकार की जरूरत, जैसा मैंने आपको कहा कि 6 तरह की जरूरतें हैं जिसके लिए लोग पैसा कमाते हैं और पैसा बचाते हैं। तो ये पहली जरूरत, जैसा मैंने बताया कि चाइल्ड अगर बच्चा है तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए हमें प्लानिंग करना। दूसरी जरूरत जो है वो वेल्थ एक्यूमुलेशन होती है। वेल्थ एक्यूमुलेशन मतलब पैसे को जमा करना और आगे आने वाली तमाम जरूरतों को सही समय पे पूरा करना। लाइक मुझे बेटे की या बेटी की शादी के लिए भी प्लान करना है, नया घर खरीदना है, नई गाड़ी लेना है, लोन अदा करना है। मान लो इन फ्यूचर मुझे सर्विस से बिजनेस की तरफ जाना है, तो मुझे नया व्यवसाय शुरू करना है। तो इन सब जरूरतों के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। ये सेकंड टाइप ऑफ नीड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कम्स इनटू वेल्थ एक्यूमुलेशन। वेल्थ एक्यूमुलेशन पैसा जमा करना और आगे आने वाली जरूरतों को पूरा करना। जो मैंने आपको पहली नीड बताई है, बच्चे का हायर एजुकेशन और वेल्थ एक्यूमुलेशन, ये दोनों नीड डिफरेंट है, अलग अलग है। हम पैसा बचाते हैं लेकिन वो सुनियोजित उद्देश्ययुक्त नहीं होता है कि मेरी इस जरूरत के लिए ही ये पैसा काम आएगा, ऐसा नहीं होता है। जनरली देखा जाता है कि हमारे पास पैसा बचता जो है वो सुनियोजित जो उद्देश्य है उसके लिए वो पैसा नहीं लग पाता है, और जब हमारी बड़ी जरूरतें आती हैं तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं फिर इधर उधर भटकना पड़ता है, या हमें लोन लेना पड़ता है, या हमें कुछ बिगाड़ना पड़ता है, ये सारी चीजें करना पड़ता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि पहली जरूरत हमारे बच्चे की हायर एजुकेशन हो सकती है, दूसरी जरूरत वेल्थ एक्यूमुलेशन हो सकती है, थर्ड जो रिक्वायरमेंट है जिसके बारे में बताया गया है कि जरूरतों में आता है, कुछ लोगों को पैसा साल में एक बार आता है, हो सकता है वो रेगुलर ना आए, किसी का बोनस आता है, किसी का मान लो अगर वो खेती करता है तो उसका मान लीजिए पैसा आता है, या कहीं ना कहीं से साल में एक बार पैसा आता है, बट हमें मालूम नहीं होता है कि हम उस पैसे को कहां पर प्लांट करें। बराबर है। तो जनरली क्या होता है कि वो पैसा ज्यादातर लोग बैंक में रख देते हैं, और बैंक में रखने के बाद ये सोचते रहते हैं कि यार काश अगर इस पैसे का कुछ परसेंटेज में ऐसी जगह मूव करूं जहां पर मुझे थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिले। तो ये भी एक नीड है, एक प्रकार की नीड होती है जिसे हम वेल्थ एनहांसमेंट कहते हैं। वेल्थ एनहांसमेंट, जो वेल्थ मैंने रखा है, पैसा रखा है, उसमें मेरी ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए। देन बेसिक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के अलावा चौथी जो जरूरत है वो हर एक इंसान की बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं लिविंग विद इम्पेयर्ड हेल्थ। लिविंग विद इम्पेयर्ड हेल्थ मतलब अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कोई अचानक बहुत बड़ी बीमारी आ गई, क्रिटिकल डिसीज हो गई, जिसमें मान लीजिए किडनी फेल होना हो गया है, कैंसर हो गया। ऐसी तमाम बड़ी बीमारियां आज की डेट में हैं जिनके खर्चे ही 20 से 25 लाख रुपए के ऊपर होते हैं। और आई थिंक सो कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अगर इस तरीके की परेशानी किसी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में अगर इस तरीके की कोई क्रिटिकल डिसीज होती है तो शायद उसके लिए वो पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। बराबर। सो वी शुड हैव ऑलवेज प्रोविजन फॉर दैट बिफोर टाइम। हमें समय रहते इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन करना बहुत जरूरी होता है, एंड इट कम्स इनटू लिविंग विद इम्पेयर्ड हेल्थ। दिस इज फोर्थ नीड। जैसा कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने सर्वे किया है कि इस तरह की जरूरतों के लिए हमें प्लानिंग करना जरूरी है। फिफ्थ नीड जो है जिसके बारे में आपसे बताना चाहूंगा, दैट कम्स इनटू इनकम रिप्लेसमेंट। इनकम रिप्लेसमेंट क्या है? आज मान लीजिए आपकी वजह से परिवार में कम से कम 50,000 रुपया आप अपने परिवार को, मिनिमम 50 से 70 से 80,000 रुपया आप अपनी फैमिली में दे रहे हैं, एंड आई थिंक सो योर एज इज अराउंड 35 years,
एंड यू विल बी गिविंग मोर 25 years। कम से कम 25 साल तो इतनी आय तो इतनी इनकम तो आपकी तरफ से आने ही वाली है। आगे आपकी लाइफ में ग्रोथ भी होगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, सारी चीजें होने वाली हैं। लेकिन आज ये जो आप 70 से 80 हजार रुपए अपने परिवार में दे रहे हो और अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा कर रहे हो, सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हो, सो इफ इन केस एन इवेंचुअलिटी, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए, देन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट? इसका ना ब्रजेश भाई मैंने किया हुआ है, 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान है मेरे पास। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम जस्ट कमिंग सचिन ऑन दैट पॉइंट कि आपने क्या किया हुआ है। मैं आपको सिर्फ अभी जरूरतों के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो है हमारी जरूरतें हैं। लाइक आपने 10 लाख रुपए की आपकी इनकम है साल का, और अगर मैं देखूं तो आपका 25 साल कम से कम वर्किंग एज है, और अगर मैं 25 साल को मल्टीप्लाई आपके 10 लाख से करूं, जो कि आपका ग्रोथ होने वाला है, अगर 10 लाख से मैं 25 साल का मल्टीप्लाई करूं, इट विल कम अराउंड 2.5 करोड़। तो हमारा जो आइडियली इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, आइडियली इट शुड बी अराउंड 2.5 करोड़। अच्छा, तो हाँ, तो इट कम्स इनटू फिफ्थ नीड। ये मैंने आपको 5वीं जरूरत बताई कि ये जरूरत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कि 6th रिक्वायरमेंट, मैंने आपको 6 तरह की जरूरतों के बारे में बताया था कि 6 तरह की जरूरतें होती हैं जिसके लिए हर एक इंसान को प्लानिंग करना जरूरी होता है। तो 6 जरूरतों में 6th जो नीड है, इट कम्स इनटू रिटायरमेंट फंडिंग। आज हमारे लिए रिटायरमेंट पेंशन क्यों आवश्यक है, क्यों अनिवार्य है, वी नो वेरी वेल, है ना। एक बड़ी अच्छी पिक्चर थी, आपने भी जरूर देखा होगा, बागवान करके पिक्चर थी, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग अमिताभ बच्चन ने कहा था कि एक बाप जो है 4 बच्चों को खिला सकता है, लेकिन 4 बच्चे एक बाप को नहीं खिला पाते, है ना। और ये बड़ा अच्छा कोट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मनी सेज, सेव मी टुडे, आई विल सेव यू इन फ्यूचर। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कि मुझे आज समय है, मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम अगले 25 सालों, और इसके बाद जो मेरा रिटायरमेंट आने वाला है, उस समय जब मैं पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, एक समय आए कि पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए, मुझे किसी के हाथ फैलाना ना पड़े। So we should always plan for retirement funding as well. So as I told कि these are 6 requirements. ये 6 जरूरतें हैं जहां पर मैंने आपको बताया कि बच्चे का हायर एजुकेशन हमारे लिए एसेंशियल है, वेल्थ एक्यूमुलेशन हमारे लिए क्यों अनिवार्य है, वेल्थ एनहांसमेंट हमारे लिए क्यों अनिवार्य हो सकता है, लिविंग विद इम्पेयर्ड हेल्थ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनकम रिप्लेसमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, और रिटायरमेंट फंडिंग हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे एक बात सिर्फ जानना चाहूंगा कि सचिन जी, आपको मैंने 6 जरूरतें बताई, क्योंकि दुनिया के बेस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने सर्वे करके निकाला है कि हर एक इंसान की ये 6 तरह की जरूरतें होती हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो 6 जरूरतें मैंने बताई, कौन सी ऐसी जरूरत है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं? नहीं, सब इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं आपसे जानना चाहता था कि ऑल आर इम्पोर्टेंट, जो मैंने आपको 6 जरूरतें बताई, 6 की 6 हमारे लिए बहुत इसेंशियल हैं, बहुत अनिवार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन 6 जरूरतों में आज अगर मैं आपके संदर्भ में देखूं, अभी मैं आपसे इसके बारे में जानकारी लेना चाहूंगा कि अगर ये 6 जरूरतों में आपसे पूछूं कि आपके लिए अगर आज नंबर 1 प्रायोरिटी की मैं बात करूं, so which will be your number 1 priority in out of 6? इन 6 जरूरतों में आपको अगर आप नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे तो किस चीज को देंगे? अरे ब्रजेश भाई, मेरे को अभी लड़का हुआ ना, मालूम है ना आपको? हाँ जी, मेरे को लड़का हुआ ना। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो उसका अभी तक किया नहीं है, उसके लिए वो सबसे पहला प्रायोरिटी मेरे दिमाग में अभी चल रहा है कि उसके नाम पे कुछ तो डालना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सचिन, उसका नाम आपने बड़ा अच्छा रखा था, मुझे नाम उनका क्या है? युग नाम है, बहुत सुंदर नाम है। तो युग के आपको फ्यूचर के लिए आपने बहुत अच्छा सोचा है कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और उनके हायर एजुकेशन के लिए आप अभी से प्लानिंग करें, बिकॉज ही इज जस्ट 1 ईयर। हाँ, ही इज जस्ट 1 ईयर ओल्ड, अभी 1 साल के ही हैं। और अभी से अगर आप, हाँ, अराउंड लेस देन 1 ईयर में आते हैं वो, और अभी
से अगर आप उनकी प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की तो बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके जो बच्चे की हायर एजुकेशन है वो आपकी टॉप फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है। हाँ बराबर है? अच्छी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी चीजों के लिए आपने कुछ अरेंजमेंट किया होगा, आई थिंक सो, कि आपने जैसा कि वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए आपने बीच में ही कहा था कि आपने करीब करीब 1 करोड़ का लिया हुआ है, कुछ आपको कंपनी की तरफ से भी रहेगा। ओवरऑल आपका जो इनकम रिप्लेसमेंट का नीड है वो ठीक ठाक फुलफिल हो रहा है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे का हायर मैं एजुकेशन। आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया है, तो आप अच्छे से गाइड कर पाएंगे। जी, जब आप कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर दीजिए। परफेक्ट। अभी तक कितना है ना, मैंने 1 करोड़ का जो पहला टर्म प्लान लिया है वो है, और बाकी तो 10 लाख रुपए में आपको भी मालूम है बचता तो कुछ है नहीं, लेकिन तो खींच खाच के कैसे भी 2-2.25 लाख रुपया बचा रहे हैं साल का। और अगर प्रयास करेंगे तो बोनस वोनस भी आता है साल में कुछ ना कुछ, तो वहां से और 1 लाख रुपया और बचा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ डाला है, ऐसा कुछ प्लान करके नहीं डाला है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। ये तो मैंने अपने आप ही डाल दिया है, किसी से प्लानिंग नहीं करवाया है मैंने। बट आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छे से कर दीजिए, तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सचिन भाई, जैसा मैंने आपसे पूछा, आपने बहुत ओपनली बताया भी कि आपके बच्चे का हायर एजुकेशन आपकी फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी हो सकती है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए मैंने आपको 6 तरह की जरूरतें बताई और आपने इनकम रिप्लेसमेंट अपना सफिशिएंट किया हुआ है, तो अगर मैं बाकी रिक्वायरमेंट्स को भी आपसे क्रम में पूछूं, बिकॉज दिस इज जस्ट अ ऑब्जर्वेशन ऑल्सो फॉर योर फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आपकी बाकी की जरूरतों का और क्या क्रम हो सकता है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपने डेफिनेटली बच्चे की एजुकेशन बताई है, तो आपकी सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी और कौन सी हो सकती है? मेरा प्रायोरिटी सबसे पहले तो मेरे पास ना है कि हेल्थ का मैंने कुछ लिया नहीं है, हेल्थ का वही जो कंपनी का रहता है वही है। तो हेल्थ के लिए भी मैं सोच रहा था बट हो नहीं पाया, खाली सोच ही रहा हूँ अभी तक। तो हेल्थ का एक पेंडिंग है। दूसरा, एक पेंशन के लिए भी मैंने पैसा तो डाल रखा है, बट एक मैं अलग से पेंशन फंड रखना चाहता हूँ अपने लिए कि 60 साल के बाद मेरे को काम आए खुद के लिए। तो बच्चे का भी, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनकी पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, उसमें पैसा सेव नहीं कर पाएंगे, पैसा सेव नहीं होगा। अभी तो 2 लड़के हैं मेरे पास, तो अभी शुरुआत में तो ठीक है, बच्चे हैं, बट आज के 5-10 साल बाद मैं कुछ भी बचा नहीं पाऊंगा क्योंकि पैसा बहुत लगेगा पढ़ाई में। तो ये दोनों का एजुकेशन, और उसके बाद मेरा रिटायरमेंट, मेरा जो क्रम है। इम्पेयर्ड हेल्थ का जो आपने बोला, हेल्थ इंश्योरेंस का कंपनी का तो अभी फिलहाल में है, बट एक सेपरेट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो अभी इस साल में सैलरी वैलरी बढ़ेगी तो देखेंगे उसके बारे में। परफेक्ट। तो आपने बहुत ही ओपनली सचिन भाई जवाब दिया है, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस चीज को बहुत ही सीरियसली तरीके से समझा है, और आपने बताया कि आपके बच्चे की जो एजुकेशन है वो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, दोनों बच्चों की। और इसके अलावा उसके बाद यू वांट टू जस्ट क्रिएट कॉर्पस फॉर योर रिटायरमेंट पेंशन प्लानिंग आल्सो। So definitely in near future, if you are satisfied, and definitely I will guide for the same. But today I just want to guide you about your child's higher education. जैसे बच्चे की आपने युग के बारे में बात किया है ना, तो हम युग के हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ी पहल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हाँ कीजिए ना। तो सचिन भाई, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपने जरूर युग के लिए भी, आपके 2 बेटे हैं, बड़े वाले का नाम तो मैं जानता हूँ, जैसा मयूर है, मयूर है बड़े वाले का, नहीं उसका नाम राम है, राम है, सॉरी। सो राम बड़े वाले का नाम है और छोटे वाले का युग है, और बहुत अच्छे नाम हैं। तो युग के लिए, जैसे कि युग अभी लेस देन 1 ईयर की है, 6 मंथ 7 मंथ है, सो उनका कुछ आपने ड्रीम जरूर सोचा, क्योंकि बच्चे सोचे ना सोचे लेकिन पेरेंट जरूर सोचते हैं कि मेरे बेटे को मैं क्या बनाना चाहता हूँ। तो आपने सचिन जी क्या सोचा है कि आप युग को क्या बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर? डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर ऐसा नहीं सोचा है, बट ये तो सोचा है कि मजबूर पिता नहीं बनना चाहते हैं। मतलब जो करना चाहे करवा पाए उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सचिन जी, मैं एक नॉर्मल आपसे जरूर बोलना चाहूंगा कि देखिए, बच्चा या तो इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे, मैनेजमेंट करे, लॉ करे या बिजनेस करे, जो भी करना चाहे, उसके फ्यूचर में उसको पैसे की तो जरूरत पड़ने वाली है ना। और आपने बहुत बढ़िया सेंटेंस ये कहा है कि मजबूर मैं पिता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं उसको कहीं ना कहीं तरीके से उसको जो है मैं
मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। सो अगर मैं आज की डेट में एक नॉर्मल हायर एजुकेशन के बारे में सोचूं, जहां पर इंजीनियरिंग या मेडिकल का मैं एक्सपेंस पकड़ूं, तो आज की डेट में मान लीजिए मैं नॉर्मल इंजीनियरिंग का एक्सपेंस ही पकड़ता हूं, तो ये करीब 4 सालों का ही कोर्स होता है इंजीनियरिंग का, है ना। और जहां पर इंजीनियरिंग के 4 सालों के कोर्स में आज की प्रेजेंट एक्सपेंस है उसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर बच्चा हायर एजुकेशन करता है, डेफिनेटली युग को 18 साल के बाद ही इस पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं कि 4 साल का अगर कोचिंग करते हैं करेंगे, तो वहां पर आज की डेट में अगर मैं ये पकड़ूं कि आज का इंजीनियरिंग का पहले क्या एक्सपेंस है, तो आज जैसे कि इंजीनियरिंग के एक्सपेंस में हमारे कई चीजें होती हैं। कॉलेज का फीस होता है, हॉस्टल का फीस होता है, पॉकेट मनी होता है ना। तो अगर मैं कॉलेज का एक्सपेंस देखूं, एक नॉर्मल कॉलेज का आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, सो इट विल नॉट बी लेस देन 2 और 2.5 लाख एनुअल, 2 से 2.5 लाख रुपए साल का कम से कम खर्चा है, कम से। और उसके अलावा हॉस्टल का एक्सपेंस होता है ना। अगर मैं हॉस्टल भी पकड़ूं तो कम से कम 1.5 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए का साल का खर्चा हॉस्टल का होता है। और उसके अलावा पॉकेट मनी भी होता है। ऐसा तो नहीं बेटे को अगर इंजीनियर बन एक्सपेंस, हॉस्टल एक्सपेंस और पॉकेट मनी पकड़ूं, so it will not come less than minimum 4 to 5 लाख। अगर मैं मान लीजिए लेसर साइड मिनिमम 4 लाख रुपए भी एक साल का खर्चा पकड़ रहा हूँ, तो एक साल का खर्चा अगर 4 लाख है, तो 4 साल का मिनिमम एक्सपेंस है, इट विल कम अराउंड 16 लाख रुपए, कम से कम 16 से 17 लाख रुपए का खर्चा आज के समय में आने वाला है मिनिमम। अब चूंकि मैं देख रहा हूं कि अभी युग का एज इज लेस देन 1 ईयर है, एंड डेफिनेटली विल बी प्लानिंग फॉर हिज engineering or higher education expense after 18 years only. So I just want to guide you कि अगर मान लीजिए कि आज की डेट में अगर ये 16 लाख रुपए का खर्चा है, तो आपको क्या लगता है, मैं इसके लिए आपको एक एग्जैक्ट आपको डेटा देना चाहूंगा कि एग्जैक्ट उनका कितना एक्सपेंस आएगा। तो उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना होगा। आज अगर ये आज 16 लाख रुपए है, आज ये 16 लाख रुपए है, जैसा मैंने कहा कि 4 लाख रुपए का एक्सपेंस जो है एक साल का है, तो 4 साल का एक्सपेंस 16 लाख रुपए आज के समय में खर्चा है। लेकिन चूंकि हम लोग प्लानिंग करने जा रहे हैं उनके 18 साल के बाद, तो ये आपको दिख रहा है सचिन भाई, आपको दिख रही है ये टेबल? हाँ दिख रही है। तो यहाँ पर ये मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम आज की डेट में हाईएस्ट गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का भी पकड़े हैं, तो हाउ मच इट विल, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैक्सिमम बैंक का? 6% है सुजीत भाई, 6% है। अगर मान लीजिए कि आपको 5% का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इस पे आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन अगर मैं मान लो कि मेरे रिटर्न में 5% आपको रिटर्न रहेगा, है ना, लेकिन वो अगले कम से कम 18 साल रहेगा, और क्या है मैं बताता हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं 5% भी सेफर साइड पकड़ता हूँ, आज बैंक में भी 6% है, लेकिन आफ्टर टैक्स डिडक्शन इट इज नॉट कमिंग नॉट मोर देन 4.5%, है ना, एज्यूम। तो यहाँ पर अगर मैं 5% के सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में इंटरेस्ट दिया हुआ है और ऊपर ईयर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर यूथ के बारे में हम लोग हायर एजुकेशन की प्लानिंग अभी से करें, तो 18 साल उनको क्या खर्चा आने वाला है। जैसा मैंने आज बताया कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कम से कम 16 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो अगर मैं 5% के हिसाब से 18 साल के नीचे फैक्टर देखूं, तो हाउ मच इट विल, कितना इसमें दिख रहा है? 5% के सामने और 18 साल के नीचे 2.41 करेक्ट? हाँ, तो 2.41, इसका मतलब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो 1 रुपए का खर्चा आ रहा है, वो आज से 18 साल के बाद 2.41 टाइम्स खर्चा बढ़ जाएगा। मतलब ये 16 लाख को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, आप कहीं पर देखिए ये कितना आ रहा है, 16 लाख इंटू 2.41, हाउ मच इट विल बी? 16 lakhs into 2.41,
तो इट विल कम अराउंड आई थिंक सो कि 38 लाख 40 लाख के समथिंग आ रहा है ना, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम यूके हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हमें आज के प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से नहीं, उनके 18 साल के बाद जो खर्चा आने वाला है, कैन आई जस्ट कंफर्म कि हाउ मच इट इज कमिंग? अगर एग्जैक्टली मैं 2 पॉइंट क्या बोल रहे हैं सर? 2.41 को हम मल्टीप्लाई करें 18 लाख में तो कितना आएगा ये? $2.41 into 18 lakhs कितना आ रहा है? एग्जैक्टली कितना आ रहा है ये? तो बजट भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ये करीब करीब जो आ रहा है ये 43 lakhs आ रहा है सचिन, 43,38,000। अच्छा, एग्जैक्टली मैंने आपको बताया कि 43,38,000 आ रहा है। ये एग्जैक्ट अगर मैं मल्टीप्लायर ले रहा हूँ 5% का, कि अगर 5% का भी मैंने रिटर्न्स आपको दिया तो आपको कम से कम 43 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। मतलब मैं यहाँ पर रिटर्न देने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपसे इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ कि महंगाई का मैं खर्चा कितना पकड़ सकता हूँ। इन्फ्लेशन में कम से कम 5 to 6% तो पकड़ सकता हूँ। अरे 8% पकड़ो बिजनेस। हाँ, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए अगर 8% इसी को लेते हैं, अगर 8% लेते हैं तो 8% के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैक्टर जो दिख रहा है वो करीब करीब दिख रहा है 4 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स होगा तो 16 into 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 64 लाख, 60-65 लाख रुपए। हाँ, 60-65 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है उनके हायर एजुकेशन के लिए, जो आज के डेट में अभी सिर्फ 16 लाख रुपए का हमको दिखाई देगा। हाँ, तो अभी तक जैसा कि युग के लिए तो आपने कुछ भी प्लानिंग नहीं किया होगा आई थिंक, और आपने कहा भी शुरुआत में कि यू वांट टू जस्ट प्लान इट। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली उनके लिए एक सॉल्यूशन जरूर गाइड करना चाहूंगा। तो कैन आई जस्ट गाइड यू कि हाउ यू कैन प्लान फॉर दिस 60 लाख रुपी फॉर इन नेक्स्ट एट लीस्ट 18 years फॉर हिज इंजीनियरिंग और मेडिकल एक्सपेंस। मैं कितना बचा सकता हूँ पूछ रहे हो? हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मैं आपको इसके बारे में सॉल्यूशन गाइड करूं कि 60 लाख रुपए जो आपका खर्चा आने वाला है यूके हायर एजुकेशन के लिए, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूं? हाँ, 100% कीजिए ना। ओके। सो उसके पहले मैं 2-3 और इन्फॉर्मेशन आपसे सचिन भाई जानना चाहूंगा कि क्या मैं जान सकता हूं कि इन विच ऑप्शन डू यू इन्वेस्ट? आप किन ऑप्शन में पैसा डालते हैं? सुजीत भाई, मैं सब जगह पैसा डालता हूँ। हाँ, जैसा क्या मैं जान सकता हूँ कि डू यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और शेयर? म्यूचुअल फंड में नहीं डालता हूँ, मैं डायरेक्ट इक्विटीज में डालता हूँ। डायरेक्ट इक्विटीज में डालते हैं, ओके। सो थोड़ा बहुत आई थिंक सो कि आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की बहुत अच्छी जानकारी है और इसीलिए आप डायरेक्ट शेयर में भी पैसा डालते हैं एंड यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रिटर्न्स। सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली सचिन, हमारे पास दोनों तरह के ऑप्शंस हैं, गारंटीड ऑप्शन भी हैं और मार्केट बेस्ड भी ऑप्शन है। जनरली ज्यादातर मैं गारंटेड ऑप्शन में ही जाऊंगा। इंश्योरेंस का मेरा बहुत क्लियर पर्पस ये है कि मेरे को कोई इफ और बट नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर इफ और बट करना है तो फिर मैं इक्विटी में डाल ही रहा हूँ, मैं किसी और को कर दूंगा। तो आपने बहुत अच्छी बात ये बताई है एंड यू जस्ट अंडरस्टैंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इमोशनल थिंग कि जहाँ पर ये हमारा ड्रीम है, हमारा सपना है और इस सपने में किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए लाइफ की किसी भी सिचुएशन में। सो दैट्स व्हाई यू जस्ट वांट टू इंश्योर इट कि ये किसी भी हालत में हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, है ना? इसीलिए लोग इंश्योरेंस करते हैं और इंश्योरेंस में भी आपने गारंटीड ऑप्शन की बात की है। सो क्या मैं सचिन जी जान सकता हूँ कि व्हाट इज द हाईएस्ट गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बैंक? आज की डेट में बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैक्सिमम? देखो, मेरे पास जो मैंने लिया है मेरा नहीं, बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अभी के समय? 6% अभी आज की डेट में एफडी कर पहले
एफडी का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 2098 में अगर जब अटल बिहारी की गवर्नमेंट थी तभी भी 5-6% ही था। नहीं, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज से 15 साल पहले एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 12%। बिफोर 15 years आई एम जस्ट टेलिंग कि आज से 15 साल पहले एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम 12% था। जी रहा जो कि अभी के समय में 6% है, एंड आफ्टर टैक्स डिडक्शन इट इज जस्ट कमिंग 4.5%। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से 15 साल पहले अगर एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था और आज से 15 साल बाद ये 6% रह गया है, तो आपको क्या लगता है अगले 15 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट रह जाएगा? और कम हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं आपको इसलिए यहाँ पर ये पूछ रहा था कि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज का एग्जांपल लें, यूरोपियन या अमेरिकन इकोनॉमी की, तो वहां पर जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज नॉट मोर देन 1%, इवन लेस देन 1%। बराबर है। तो अगर इंडिया भी जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि आगे ग्रो कर रहा है, आगे डेवलप कर रहा है और सारी चीजों की बातें कर रहे हैं हम, डेफिनेटली यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने ही वाला है। अगर जैसा हमने बात किया कि युग के लिए 60 लाख के लिए हमें प्लानिंग करनी है, तो अगर मैं आपको कोई एक ऐसा सॉल्यूशन दूं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई वेरिएशन ना हो, मतलब जो मैं आपको गारंटीड आज प्रॉमिस करूं वही 18 साल या 20 साल के बाद भी एज इट इज रहने वाला, तो कैसा लगेगा सचिन भाई आपको? अच्छा लगेगा, बट ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। तो इसके अलावा कुछ और एडिशनल एडवांटेज होंगे जो मैं आपको सॉल्यूशन गाइड करने जा रहा हूँ। वहां पर आपको एडिशनल सिक्योरिटी भी रहेगी कि जो भी प्रीमियम आप सेव करेंगे उसके अगेंस्ट आपको कम से कम 10 गुने का इंश्योरेंस सिक्योरिटी भी पहले दिन से रहेगी, जो कि दुनिया के और किसी सेक्टर में नहीं होती है। ठीक है ना? इसके अलावा तीसरा उसमें एक और एडवांटेज रहेगा जो आप जरूर उसको अप्रिशिएट करेंगे, और आप उसके बारे में आपने शुरुआत में ही कहा कि आप सिक्योर चाहते हैं। हमारे पास जिस सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा उसमें हमारे पास एक और बेनिफिट है कि मान लीजिए कि जो भी मैं आपको एग्जैक्टली प्रीमियम बताऊंगा कि कितना आपको सेव करना पड़ेगा अगले कम से कम 15 साल की, जिससे यू कैन जस्ट मेक दिस 16 लाख रुपीज। लेकिन जो भी प्रीमियम आएगा उसके अगेंस्ट 10 गुने का आपको इंश्योरेंस मिलेगा। दूसरा जो एडवांटेज रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपने एक भी प्रीमियम डाला और भगवान न करे खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए, तो भी परिवार को इमीडिएट कम से कम 10 गुने का इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर ड्यू टू एक्सीडेंटल अगर कुछ होता है तो डबल हमको 10 गुने जो इंश्योरेंस होता है उसका डबल इंश्योरेंस कवर हमें नॉमिनी को मिल जाएगा। और साथ में जो दूसरा फायदा मैं आपको बताना चाहता था वो पेयर वेवर बेनिफिट होता है। पेयर वेवर का मतलब होता है कि जो पेयर है अगर उसको कुछ हो जाता है तो हमारी जो प्रीमियम है, आगे की फ्यूचर प्रीमियम है, वो हमें भरने की जरूरत नहीं है। ऑल अनपेड प्रीमियम विल बी वेव्ड ऑफ, मतलब आपको आपके परिवार को एक भी प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पॉलिसी एज इट इज रहने वाली। बच्चे को जो एडवांटेज हमने 60 लाख रुपीस का जो आज प्लानिंग किया है वो उसकी जरूरत के लिए 100% मिलने वाला है। तो कैसा लगेगा सचिन भाई अगर मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन गाइड करूं? बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। जिसमें मैंने आपको 3 एडवांटेज अभी तक बताए हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि मैं जो भी आपको गारंटीड रिटर्न्स दूंगा वो अगले 15 साल या 20 साल के लिए पूरी तरह से गारंटीड होगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि उसमें इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो पहले दिन से 10 गुने का इंश्योरेंस पहले दिन से चालू रहेगा। तीसरा बेनिफिट कि अगर आज मान लो मैंने एक प्रीमियम देने के बाद भगवान ना करे खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए, तो उस अवस्था में मेरी नॉमिनी को 10 गुने का इंश्योरेंस इमीडिएट मेरी फैमिली को जाएगा। अगर एक्सीडेंटल है तो डबल बेनिफिट जाएगा। और मेरी बाकी की जो बकाया प्रीमियम जो मुझे पे करने की जरूरत थी, जिसके बाद मैं 60 लाख रुपीस प्लान कर रहा था बच्चे के लिए, वो बाकी के प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं होगी और मेरी प्लानिंग एज इट इज चलती रहेगी। और मेरे बेटे को जो 60 लाख रुपए उसकी हायर एजुकेशन के लिए मिलने वाला था वो युग को 100% मिलेगा। अच्छा।
और चौथा जो मैं बेनिफिट आपको बताना चाहता हूं वो सिर्फ इसी इंडस्ट्री में है, बाकी दुनिया की कोई इंडस्ट्री में नहीं है। आपको पूरा का पूरा जो पैसा आएगा, चाहे वो मैच्योरिटी का बेनिफिट हो या भगवान न करे खुदा ना खास्ता कोई डेथ बेनिफिट हो, वो पूरा का पूरा पैसा जो होगा वो टैक्स फ्री हो। अच्छा, तो क्या मैं आपको ये जानकारी दूं सचिन भाई कि आपको ये जो 60 लाख रुपीस युग के लिए प्लान करना है, उसके लिए आपको कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा? कैन आई जस्ट गाइड यू कि हाउ मच प्रीमियम यू हैव टू सेव? हाँ करिए ना। तो हमारा जस्ट 2 मिनट्स का प्रेजेंटेशन रहेगा। आपने बहुत ही पेशेंटली अपना टाइम दिया, समय दिया, तो जरूर हम आपको इसके बारे में गाइड करेंगे एग्जैक्टली कि अगर मान लीजिए आपको 60 लाख रुपीस युग के लिए प्लान करना है, तो आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि हमारा अगर आज की डेट में बैंक में 6% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बैंक आपको 15 साल या 20 साल का गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, चाहे वो मैं 5% दूंगा, लेकिन वो अगले 15 साल 20 साल के लिए पूरी तरह से गारंटीड होगा। कुछ भी होने दो मार्केट में, लेकिन उससे हमें किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं हो। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का पकड़ता हूं, तो 5% के सामने 18 साल के नीचे, मान लो 18 इयर्स में हमको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो अगर मैं 18 साल के सामने और 5% के नीचे अगर मैं फैक्टर देखूं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 29.54 आ रहा है। मतलब अगर मैं 5% देख रहा हूँ, क्योंकि पहला 0% है, फिर 1 2 3 4 5, तो 29.54% आ रहा है। मतलब मुझे कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? अगर मुझे 60 लाख रुपीस अगर बनाना है, तो मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली आपको 29.54 मतलब अराउंड सचिन भाई आपको 2 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा साल का। अगर आप 18 साल, अगर यही आप 15 साल के लिए प्लान करेंगे तो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम रहेगा, लेकिन करीब 2 लाख रुपए, 2-2.25 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपको प्लान करना पड़ेगा साल का। और अगर आप ये 2 लाख रुपए सेव करते हैं, जैसा मैंने आपको ये फैक्टर में भी दिखाया कि 60 लाख डिवाइडेड बाय 29.54 करेंगे, 5% के सामने 18 इयर्स के नीचे जो परसेंटेज आ रहा है, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो 29 करीब 2 लाख समथिंग आता है। तो 2 लाख रुपए प्रीमियम अगर आप साल का सेव करेंगे अगले 18 साल, तो बच्चे का गारंटीड 60 लाख रुपीस का प्लान हो जाए। सचिन जी, हाँ सुन रहा हूँ। तो मैं अभी अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, सिर्फ आपसे आपका फीडबैक जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन गाइड किया, आपको कैसा लगा और क्या हम इसमें आगे जा सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं? हाँ, जैसा आपने बताया कि ये काफी अच्छा लगा मुझे, और इसके बारे में मुझे करना भी था और मैं सोच ही रहा था। तो आपने जो बताया है इसको कंसिडर करते हैं। अभी का अभी तो तुरंत नहीं होगा, ठीक है, बट मुझे आप डिटेल भेजिए जो आपने बताया कि कैसे डालेंगे, कैसे क्या होगा, इलस्ट्रेशन भेज दीजिए, तो समझ लेता हूँ। So definitely just I make it one quotation for the same. मैं एक कोटेशन बनाता हूँ इसके लिए, और आपको ये प्लान हम एक बार फिर से अच्छी तरीके से समझाएंगे। सो मैं आपको इसके बारे में फिर से कनेक्ट करूँ। आज हमने आपको आपकी प्रायोरिटीज के बारे में बताया, आपने अपनी प्रायोरिटी के बारे में बताया, और उस प्रायोरिटी के लिए हम आज की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को देखते हुए क्या आपके लिए बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में मैंने आपको गाइड किया। थैंक यू सो मच सचिन भाई, थैंक यू सो मच। जी विजय भाई, थैंक यू।